इतिहास में क्रांतियां बहुत बड़े बदलाव के समय होती हैं, जब पुरानी व्यवस्था टूटती है और एक नई दुनिया का जन्म होता है। यह फ्रांसीसी क्रांति की कहानी है, जो गरीबी, असमानता और एक बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित थी। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस बहुत ही ज्यादा असमानता वाला देश था। वर्साई में राजा लुई 16वां और उनके दरबार वाले ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, बिल्कुल अनजान अपने लोगों की असलियत से। महल के बाहर एक अलग ही फ्रांस था। किसान उस जमीन पर काम करते थे जो उनकी अपनी नहीं थी। उनकी फसल पर टैक्स लगाया जाता था ताकि अमीर लोग अपनी शानदार जिंदगी जी सकें। युद्धों और शाही ठाट बाट पर दशकों से हो रहे फिजूल खर्ची की वजह से फ्रांस का खजाना खाली हो गया था। लगातार कई सालों तक फसल खराब होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ा और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे। रोटी, जो गरीबों का मुख्य भोजन था, वो भी इतनी महंगी हो गई कि बहुत कम लोग ही उसे खरीद सकते थे। इससे अमीर वर्ग के प्रति लोगों में गुस्सा और बढ़ता गया। पादरी और अमीर लोग बहुत अमीर थे, उन्हें ज्यादातर टैक्स नहीं देने पड़ते थे और उनके पास सत्ता पर एकाधिकार था। वहीं दूसरी तरफ थर्ड एस्टेट, जिसमें अमीर व्यापारी से लेकर गरीब किसान तक सब शामिल थे, टैक्स का सारा बोझ उठाने को मजबूर थे और उन्हें राजनीति में कोई खास आवाज नहीं मिलती थी। ऊपर से पूरे यूरोप में फैल रहे क्रांतिकारी विचारों ने आग में घी का काम किया। ज्ञानोदय युग, जिसमें तर्क, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जनता के शासन पर जोर दिया जाता था, ने विद्रोह के बीज बो दिए थे। वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो जैसे विचारकों ने राजाओं के असीमित अधिकारों को चुनौती दी और नागरिकों के अधिकारों का समर्थन किया। फ्रांस असंतोष के बारूद के ढेर जैसा बन गया था, जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। साल 1789 की शुरुआत एक अशुभ एहसास के साथ हुई। भयानक आर्थिक स्थिति के कारण राजा लुई 16वें को एस्टेट्स जनरल बुलाना पड़ा, जो फ्रांस के तीनों वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक बहुत दिनों से बंद पड़ी सभा थी। राजा को उम्मीद थी कि वह टैक्स बढ़ा पाएंगे और देश को दिवालिया होने से बचा पाएंगे। हालांकि एस्टेट्स जनरल की बैठक ने क्रांति की आग भड़का दी। थर्ड एस्टेट अपनी शिकायतों से प्रेमबोल्डन्ड और प्रबुद्धता के आदर्शों से प्रेरित होकर अधिक प्रतिनिधित्व और कराधान की एक निष्पक्ष प्रणाली की मांग की। विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के प्रतिरोध से निराश होकर उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, जो फ्रांसीसी लोगों के असली प्रतिनिधि थे। यह अवज्ञा का कार्य वर्साई के मैदान के भीतर एक टेनिस कोर्ट पर हुआ। इसी जगह पर नवगठित नेशनल असेंबली के सदस्यों ने टेनिस कोर्ट की शपथ ली, जिसमें उन्होंने फ्रांस को संविधान मिलने तक भंग न होने की कसम खाई थी। जैसे जैसे पेरिस में तनाव बढ़ता गया, अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की एक भीड़ ने बैस्टिल पर धावा बोल दिया, जो शाही अधिकार और उत्पीड़न का प्रतीक था। बैस्टिल का पतन क्रांति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। क्रांति जंगल की आग की तरह पूरे ग्रामीण इलाकों में फैल गई। किसान अपने जमींदारों के खिलाफ उठ खड़े हुए, जागीर घरों में तोड़फोड़ की और कर्ज और गुलामी के रिकॉर्ड जला दिए। नेशनल असेंबली ने पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए जी जान से काम किया, सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा जारी की। हालांकि आंतरिक विभाजनों और सत्ता के लिए होड़ करने वाले गुटों के साथ क्रांति को अपना रास्ता खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जैसे जैसे क्रांति आगे बढ़ी, राजनीतिक विचारधाराओं का एक स्पेक्ट्रम उभरा, प्रत्येक प्रभुत्व के लिए होड़ में। फ्रांस का राजनीतिक परिदृश्य एक जटिल और अस्थिर क्षेत्र में बदल गया। एक तरफ राजशाहीवादी थे, जो पुरानी व्यवस्था के अवशेषों से चिपके हुए थे। वे राजाओं के दैवीय अधिकार में विश्वास करते थे और राजशाही को बनाए रखना चाहते थे। मध्य मैदान पर उदारवादी थे, जो प्रबुद्धता के आदर्शों से प्रेरित एक संवैधानिक राजशाही के पैरोकार थे। नेशनल असेंबली के भीतर एक प्रमुख समूह गिरोंडिन इस उदारवादी गुट का प्रतिनिधित्व करता था। बाईं ओर कट्टरपंथी थे, जो राजशाही को स्वाभाविक रूप से दमनकारी मानते थे और गणतंत्र की वकालत करते थे। जैकोबिन, एक उच्च संगठित और प्रभावशाली राजनीतिक क्लब, इस कट्टरपंथी दृष्टि के पै चैंपियन के रूप में उभरा। जैकोबिन क्लब के भीतर ही मतभेद थे। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, एक करिश्माई और क्रूर वकील, जैकोबिन रैंक के भीतर प्रमुखता से उभरा।
रोबेस्पियर और उनके अनुयायी क्रांतिकारी परिवर्तन के साधन के रूप में सद्गुण और आतंक में एक प्रबल विश्वास से प्रेरित होकर अंततः नियंत्रण जब्त कर लेंगे, आतंक के शासन की शुरुआत करेंगे। आतंक के शासन का उद्देश्य क्रांति के लिए किसी भी कथित खतरे को खत्म करना था। गणतंत्र के संदिग्ध दुश्मनों को गिरफ्तार कर लिया गया, बिना किसी उचित प्रक्रिया के मुकदमा चलाया गया और गिलोटिन भेज दिया गया। क्रांति शुरू में आशा और आदर्शवाद से प्रेरित होकर हिंसा और भय के तूफान में उतर गई थी। फ्रांसीसी क्रांति की अराजकता और हिंसा के बीच एक गहरा सामाजिक परिवर्तन चल रहा था। पुरानी व्यवस्था अपनी कठोर पदानुक्रम और आरोपित विशेषाधिकारों के साथ चरमरा रही थी। क्रांति ने अपूरणीय परिवर्तनों को गति दी, जिसने फ्रांस के सामाजिक ताने बाने को फिर से आकार दिया। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक सामंतवाद का उन्मूलन था। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा ने सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की। क्रांति ने कानूनी व्यवस्था में सुधार करके और वजन और माप की एक मानकीकृत प्रणाली की शुरुआत करके फ्रांसीसी समाज को आधुनिक बनाने की भी मांग की। कैथोलिक चर्च ने प्रभाव में नाटकीय गिरावट का अनुभव किया। क्रांति ने चर्च की भूमि को जब्त कर लिया, जिसे राजस्व जुटाने और चर्च की आर्थिक शक्ति को कमजोर करने के लिए बेच दिया गया था। पादरियों के नागरिक संविधान ने चर्च को राज्य के अधीन कर दिया। इन व्यापक परिवर्तनों का उन लोगों ने विरोध किया जिन्होंने पुरानी व्यवस्था से लाभ उठाया। उथल-पुथल के बावजूद क्रांति ने शक्तिशाली ताकतों को जन्म दिया था, जिन्हें रोका नहीं जा सकता था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी लोगों के दिलो दिमाग में घर कर गए थे। जैसे ही 18वीं शताब्दी समाप्त हुई, फ्रांसीसी क्रांति ने एक नए चरण में प्रवेश किया। आतंक के शासन की राख से एक युवा सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, जो नियंत्रण जब्त कर लेगा और फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास की स्थापना करेगा। यद्यपि क्रांति ने अपने ही बच्चों को खा लिया था और एक स्थायी गणराज्य स्थापित करने में विफल रही थी, लेकिन फ्रांस और दुनिया पर इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होगा। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे उसका राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य बदल गया। इसने सामंतवाद को समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता की घोषणा की और स्वतंत्रता और लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांतों को स्थापित किया। हालांकि नेपोलियन का उदय गणराज्य के अंत का प्रतीक था, लेकिन उन्होंने क्रांति की कई उपलब्धियों को संरक्षित किया। क्रांति का प्रभाव फ्रांस की सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ था। इसने पूरे यूरोप में क्रांतियों की एक लहर को प्रज्वलित किया, लोगों को पूर्ण राजशाही को चुनौती देने और अधिक स्वतंत्रता की मांग करने के लिए प्रेरित किया। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श पूरे महाद्वीप में गूंजते रहे, राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलनों को प्रज्वलित करते हैं और स्वतंत्रता के संघर्षों को हवा देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का राजनीतिक विचार पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इसने उदारवाद, राष्ट्रवाद और समाजवाद जैसी नई विचारधाराओं को जन्म दिया, जो 19वीं और 20वीं सदी के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देंगी। लोकप्रिय संप्रभुता और लोकतांत्रिक आदर्शों पर क्रांति के जोर ने दुनिया भर में सुधार और क्रांति के आंदोलनों को प्रेरित किया। फ्रांसीसी क्रांति उथल-पुथल और परिवर्तन का एक अशांत दौर भले ही 2 शताब्दी पहले समाप्त हो गया हो, फिर भी इसकी गूंज समय के साथ साथ गूंजती रहती है, जो आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार देती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हालांकि अक्सर मायावी होते हैं, दुनिया भर में न्यायाचार और स्वतंत्रता के संघर्षों को प्रेरित करते रहते हैं। जैसे ही हम इस अशांत दौर को दर्शाते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि एक अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत दुनिया की तलाश एक सतत यात्रा है, जिसके लिए साहस, लचीलापन और मानवीय आकांक्षा की शक्ति में अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है।